अगर हम बॉलीवुड की कल्ट फिल्मों की बात करें, उस पर नजर दौड़ाएं तो कई फिल्में आपके जहन में आएंगी। तो आपको लगेगा यार ये फिल्म तो मैं कितनी बार भी देख सकता हूं। बेसिकली कल्ट फिल्म उस श्रेणी की फिल्म होती है जिस पर रिलीज के वक्त ब्लॉकबस्टर का ठप्पा तो नहीं लगा होता, लेकिन उस फिल्म में कुछ तो ऐसी खास बात रही थी जो देर से ही सही लोगों ने फिल्म को देखना शुरू किया। और क्योंकि रिलीज के वक्त किन्हीं कारणों से लोगों ने वो फिल्म थिएटर में नहीं देखी, इसलिए बाद में यानी 6 महीने बाद, साल भर बाद जब एक दूसरे के मुंह से फिल्म की तारीफ सुनी और लोगों ने फिल्म देखना शुरू किया, तो देखते ही देखते वो फिल्म लोगों के बीच पॉपुलर हो जाती है। अब क्योंकि तब तक फिल्म थिएटर्स से उतर चुकी होती है और लोगों ने डीवीडी पर देखना शुरू किया, तो इनिशियल स्टेज पे जो फाइनेंशियली फायदा फिल्म को मिलता शायद वो ना मिल पाया हो, लेकिन बाद में फिल्म की पॉपुलैरिटी ही इस तरह की फिल्मों को कल्ट की श्रेणी में रखती है। आज हम एक ऐसी ही कल्ट फिल्म की बात करेंगे जिससे बनाने में काफी वक्त लगा और बनने के बाद सेंसर के रोक की वजह से कई साल तक यह फिल्म रिलीज नहीं हो पाई, लेकिन फाइनली जब रिलीज हुई तो एक कल्ट फिल्म साबित हुई। फिल्म का नाम था ब्लैक फ्राइडे। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। फिल्म का डायरेक्शन किया था अनुराग कश्यप ने और यह फिल्म बेस्ड थी 1993 में मुंबई में हुए सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट पर। अब ऑब्वियसली क्योंकि यह फिल्म रियल इंसिडेंट पर बेस्ड थी और वो भी टेररिस्ट अटैक पर, तो फिल्म का विवादों में होना तो बनता ही था। मैं कहता हूं कि अब की बार ऐसा कुछ किया जाए कि हर हिंदू की रूह कांप जाए। ऐसा ही करना पड़ेगा। 2004 में लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म का प्रीमियर हुआ था, जहां फिल्म को स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी और इसी साल फिल्म को इंडिया में भी रिलीज होना था, लेकिन एज एक्सपेक्टेड फिल्म सेंसर के चुंगल में फंस गई और यह फिल्म 3 साल तक सेंसर के हाथों से निकलने के लिए फड़फड़ाती रही, यानी फिल्म रिलीज हुई 2007 में। अब अनुराग कश्यप की फिल्म हो तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि फिल्म में सलमान खान, अक्षय कुमार या आमिर खान जैसे स्टार्स होंगे। आप पहले से ही माइंड सेट करके बैठे होंगे कि फिल्म में कुछ जूनियर तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टर्स के रियल एक्टिंग देखने को मिलेगी। और जिस तरह की फिल्म बनाने के लिए अनुराग कश्यप जाने जाते हैं, उसमें रियल एक्टिंग चाहिए होती है, जो शायद एक पॉपुलर स्टार से निकलवा पाना सीधी उंगली से घी निकालने जैसा है। एनीवेज, तो जैसे कि मैंने अनुराग की फिल्मों के एक्टर्स के बारे में कहा, यहां भी आपको गंदे मैले जेब कतरे टाइप की कास्टिंग मिलेगी, लेकिन फिर इसी तरह के कैरेक्टर्स फिल्म को रियल बनाते हैं। असलम, अकरम असली नाम है, उनमें से एक गुल्लू था। रियल इंसिडेंट पर बेस्ड इस फिल्म में जितने भी कैरेक्टर्स थे उन सब के नाम भी रियल थे। जैसे कि अगर आदित्य श्रीवास्तव ने बादशाह खान का रोल प्ले किया था, तो रियल में भी उस किरदार का नाम बादशाह खान ही था। बादशाह खान नाम है तेरा? जी भाई। न केवल टेररिस्ट के नाम बल्कि बाकी किरदार जैसे पुलिस ऑफिसर्स से लेकर पॉलिटिशियंस तक के नाम भी एकदम रियल रखे गए थे। इस तरह के कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट पर बनी फिल्म में रियल नाम रेयर ही देखने को मिलते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री शरद पवार ने कहा है कि इस हादसे की फिल्म रियल रखने के लिए एक सीन में देखा जा सकता है जब थिएटर में फिल्म तिरंगा चल रही थी और वहां ब्लास्ट हो जाता है। यह इंसिडेंट वाकई में हुआ था और उस वक्त थिएटर में तिरंगा फिल्म ही चल रही थी। फिल्म के स्क्रिप्टिंग के वक्त पे अनुराग कश्यप ने मेन कास्टिंग पहले ही डिसाइड कर ली थी। लीड रोल यानी पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया के किरदार के लिए के मेनन को लेना था। देख असगर, सुबह से कुछ खाया नहीं, सर में बहुत दर्द है, भूखा हूं। अगर तू नहीं बोलेगा तो मैं बुलवाऊंगा। टाइगर मेमन के रोल के लिए नसीरुद्दीन शाह को लेना था और तीसरा इंपॉर्टेंट बादशाह खान के रोल के लिए इरफान खान को लेना था। अब जैसे कि हम फिल्म में देखते हैं कि कमिश्नर राकेश मारिया का रोल तो के मेनन ने किया, लेकिन टाइगर मेमन का रोल निभाने से नसीरुद्दीन शाह ने मना कर दिया था, क्योंकि उस वक्त 2002 के गुजरात दंगे हुए थे और ऐसे में नसीरुद्दीन शाह मुस्लिम टेररिस्ट का रोल नहीं करना चाहते थे। उन्हें लगा कि यह कंट्रोवर्शियल साबित हो सकता है। लगभग यही रीजन था इरफान खान ने भी बादशाह खान वाला रोल नहीं किया। उन्हें भी इमेज खराब होने की चिंता थी। हालांकि इरफान खान के मेनन वाले रोल यानी कमिश्नर राकेश मारिया वाला रोल करने के लिए राजी थे और ऐसे में अनुराग कश्यप के लिए इरफान और के मेनन में से एक को चुनना मुश्किल था, लेकिन राकेश मारिया वाले रोल के लिए वो पहले से ही के मेनन को डिसाइड कर चुके थे। अब तक जितना को पकड़ा सारे के सारे यही बोलते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया।
प्यार से सहलाकर कोई जवाब नहीं मिलता। अब क्योंकि इस फिल्म को जल्दी बनाने के लिए फाइनेंसर्स का काफी प्रेशर था, ऐसे में अनुराग कश्यप को अपने मंसूबों पर पानी फिरता दिखा, क्योंकि प्रोड्यूसर्स का प्रेशर था कि इन 3 चेहरों पर ही फिल्म का प्रमोशन भी डिपेंड होगा। ऐसे में अनुराग कश्यप ने पवन मल्होत्रा को टाइगर मेमन का रोल दे दिया, जिसमें वो एकदम परफेक्ट भी लगे थे। लेकिन बादशाह खान वाले रोल के लिए अभी भी कश्मकश चल रही थी। ऐसे में उनके जहन में नाम आया आदित्य श्रीवास्तव। वहां पे हमको वापस उसी फ्लैट में रखा गया। शाम को टाइगर भाई ने गाड़ी भेजी, अल रशीदिया के बंगलों में हमें शाम को बुलाया गया था। अब क्योंकि आदित्य श्रीवास्तव के साथ अनुराग कश्यप सत्या और 5 जैसी फिल्में भी कर चुके थे, तो वो उनके टैलेंट को तो जानते ही थे। लेकिन प्रोड्यूसर्स को कन्विंस करने के लिए उन्होंने आदित्य श्रीवास्तव को ऑडिशन देने के लिए कहा, जिसके बाद इस रोल में वो एकदम परफेक्ट लगे। फिल्म में एक छोटा लेकिन इंपॉर्टेंट किरदार था याकूब मेनन का, और इस छोटे बट इंपॉर्टेंट रोल को निभाया था आज के फेमस डायरेक्टर इम्तियाज अली ने। इम्तियाज अली की एज एन एक्टर डेब्यू फिल्म थी। मेमन परिवार का कोई भी वहां नहीं गया था, हमको पहले से बोल दिया गया था। किसने बोला? जलियांवाला ने। ये फिल्म हुसैन जैदी की किताब ब्लैक फ्राइडे पर बेस्ड थी, जिसमें 1993 के दंगों को बताया गया है, और ये बुक रिलीज हुई थी 2002 में। फिल्म में एक और खास किरदार था जावेद चिकना का। जब इस किरदार के लिए एक्टर को ढूंढा जा रहा था, तो अनुराग कश्यप के किसी असिस्टेंट ने उन्हें एक एक्टर की 2-3 क्लिप्स दिखाई, जिसे देखते ही वो उन्हें पहचान तो गए, लेकिन उन्हें लगा कि ये रोमांटिक रोल करने वाला एक्टर इस तरह का, और वो भी छोटा रोल, क्यों करेगा। पहले आपको बता दें कि इस एक्टर का नाम था अरबाज अली खान, जिन्हें आपने राजकुमार की फिल्म पुलिस पब्लिक और अमिताभ बच्चन की फिल्म मृत्युदाता में भी देखा होगा। ना याद आ रहा हो तो एक गाना देख लीजिएगा, याद आ जाएगा आपको, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से। हम लोग ठाकरे और अडवाणी के 1 किलोमीटर की दूरी तक नजदीक नहीं जा सकते। अब इस एक्टर यानी अरबाज अली खान की भी कहानी है इस रोल के लिए। दरअसल अरबाज अली खान रियल जावेद चिकना को बचपन से जानते थे। जावेद चिकना के हाव भाव सबसे वो क्लोजली परिचित थे। ऐसे में जब उन्हें पता चला कि 1993 मुंबई ब्लास्ट पर कोई फिल्म बन रही है और जावेद चिकना के कैरेक्टर के लिए एक्टर को ढूंढा जा रहा है, तो वो खुद आगे आकर फिल्म में रोल करने की इच्छा जताने लगे। जब पता चला कि जावेद चिकना और अरबाज अली खान बचपन में बांद्रा में क्रिकेट खेला करते थे, तो सीधे ये रोल उन्हें दे दिया गया। अक्खा दुनिया को मालूम पड़ना मांगता है कि इस्लामी ताकत क्या है। अब बात आई कि दाऊद का किरदार कौन निभाएगा, तो इसके लिए उनके असिस्टेंट विजय मौर्य पहले से तैयारी कर चुके थे। वो इस रोल को निभाना चाहते थे, लेकिन अनुराग कश्यप के लिए घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात हो रही थी कि कहीं मेरे साथ काम करता है तो इसे ही दाऊद का रोल दे दूं तो शायद ये ठीक नहीं लगेगा। लेकिन इस रोल के लिए विजय मौर्य कुछ दिन के लिए गायब हो गया। अपने लुक्स पर काम किया और कुछ एंगल से वो दाऊद जैसे लगते भी थे। उन्होंने उन्हीं एंगल्स में फोटोशूट कराया, मेकअप कराया, और एक दिन अनुराग कश्यप के सामने आए और रोल के लिए डिमांड करने लगे। इस बार विजय मौर्य के गेटअप स्टाइल देखकर अनुराग भी मना नहीं कर पाए। उन्हें लगा कि ये दाऊद के रोल के लिए एकदम परफेक्ट है, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, आवाज। विजय मौर्य की आवाज एक गैंगस्टर टाइप की तो नहीं थी, इसलिए उन्होंने तय किया कि चंदन रॉय से इसकी डबिंग करवाएंगे। तो आप फिल्म में दाऊद वाले रोल देखेंगे तो वो डब्ड वॉइस सुनाई पड़ेगा। विजय मौर्य ने कई फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स किए थे, जैसे कि सत्या, मस्त, 5, मुंबई मेरी जान, तुम्हारी सुल्लू, गली बॉय और सेक्रेट गेम्स। क्या सामान क्या? 6 दिसंबर भूल गया दाऊद। लहरी के इंतकाम। एक्टिंग के अलावा ये एक स्क्रीन प्ले राइटर भी है। एक्टर के अलावा ये एक स्क्रीन प्ले राइटर भी है, और फिल्म चिल्लर पार्टी के लिए नितेश तिवारी और विकास बहल के साथ इन्हें भी नेशनल अवार्ड मिला था। इतना ही नहीं, विजय मौर्य ने करीब 150 कमर्शियल एड्स भी बनाए हैं। फिल्म गली बॉय के तो इन्होंने डायलॉग्स भी लिखे थे, जिसके लिए उन्हें काफी अप्रिशिएट किया गया था। फिल्म में एक्शन डायरेक्टर के तौर पर श्याम कौशल को लिया जाना था, लेकिन अनुराग कश्यप ने जब 5 फिल्म बनाई थी तब एक्शन डायरेक्टर आलम अमीन थे, और अनुराग के मुताबिक उन्होंने सारे एक्शन सीन्स खराब कर दिए थे। अनुराग को लगा कि आलम अमीन तब अच्छे एक्शन डायरेक्टर साबित होते हैं जब आपके पास बड़ा बजट हो, वरना नुकसान का सौदा है। इसलिए फाइनली फिल्म में एक्शन डायरेक्टर के तौर पर श्याम कौशल को ही साइन किया गया। अब जब ब्लैक फ्राइडे फिल्म की बात हो और उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जिक्र ना हो तो शायद ये एपिसोड ही अधूरा रह जाएगा। उन दिनों नवाजुद्दीन सिद्दीकी के स्ट्रगल के दिन चल रहे थे।
सरफरोश और शूल जैसी फिल्मों में छोटे छोटे रोल से उनका गुजारा चल रहा था। टाइगर भाई मेरे को एक बात करनी थी आपसे। टिकट हुआ? हाँ हो गया। टाइगर भाई मेरे को एक बात करनी थी आपसे। चलिए सूटकेस रखना। ऐसे में जब ब्लैक फ्राइडे फिल्म के लिए असगर मुकद्दम के किरदार की तलाश हो रही थी तो अनुराग कश्यप की असिस्टेंट अपर्णा का ध्यान गया नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर, क्योंकि उन्होंने नवाज का सरफरोश वाला इंटेरोगेशन का सीन देखा था और ब्लैक फ्राइडे में भी इस किरदार को पुलिस स्टेशन में इंटेरोगेट किया जाना था। जब अनुराग कश्यप को अपर्णा ने नवाजुद्दीन के बारे में बताया कि इसकी आंखें बहुत कुछ बोलती है और इस रोल के लिए ये फिट है, तो अनुराग कश्यप शॉक्ड थे कि इतने दिनों में मैंने कैसे ध्यान नहीं दिया। तब उन्होंने नवाजुद्दीन को गौर से देखा और इस रोल के लिए फाइनल कर दिया। एंड नो डाउट इस फिल्म में नवाजुद्दीन का ये रोल उनके करियर ग्रोथ में बहुत काम आया। घर में अब्बा की तबीयत बहुत खराब थी, मैं जॉब छोड़ना चाहता था, मेरे को दूसरा जॉब मिल रहा था मेरे को। 1993 के इन मुंबई धमाकों में एक्टर संजय दत्त का भी नाम आया था, लेकिन ब्लैक फ्राइडे फिल्म में कहीं भी संजय दत्त का जिक्र नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि अनुराग कश्यप का कहना था कि संजय दत्त के मामले में उनकी अपनी ओपिनियन थी जो पॉलिटिकली गलत हो सकती है, इसलिए उन्होंने उस पार्ट को छेड़ना ठीक नहीं समझा और बोले कि इस फिल्म को बेचने के लिए मुझे संजय दत्त के नाम की जरूरत नहीं थी। यह फिल्म सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में है, ना कि किसी इंडिविजुअल के बारे में। ब्लैक फ्राइडे फिल्म ने थिएटर में तो कुछ खास कमाई नहीं की, लेकिन डीवीडी के थ्रू फिल्म ने अच्छे खासे पैसे बनाए थे। ये उन चुनिंदा फिल्मों में से एक है जो ढेर सारी कंट्रोवर्सी से निकलकर सेंसर के हाथों में फंसते हुए फाइनली रिलीज हो पाई थी। बेहतरीन स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन ने इस फिल्म का एक अलग लेवल बना दिया था। स्क्रिप्ट से लेकर फिल्म का साउंड, कैमरा, एक्टिंग सब कुछ एकदम बेहतरीन था। के मेनन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पवन मल्होत्रा जैसे एक्टर्स की मौजूदगी ने इस फिल्म को एक अलग रूप में पेश किया था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज के इस एपिसोड में आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा इस फिल्म की कास्टिंग और अन्य चीजों के बारे में। That's all for today friends. Please like, comment, share and subscribe the channel if you like the video. Like me on Facebook, links are in the description. Be safe, have fun. मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए